मंत्री हैं, मंत्रियों को कौन बताता है पीछे से? बैकएंड उनको इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? तुम ऐसा सीधा आरोप तो नहीं लगा रहे कि मंत्री हमारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं? खैर सच है, ये बहुत बड़ा सच है। दोस्तों नमस्कार, मैं बलडोरी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी पास करते ही बच्चों के सामने, उनके पेरेंट्स के सामने एक बड़ी दिक्कत आजकल जो खड़ी हो जाती है, एक दुविधा में वो होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए, क्या पढ़ा जाए, कैरियर ओरिएंटेशन क्या हो, किस डायमेंशन में अपने आप को स्टेब्लिश किया जाए। आपकी इन दुविधाओं का जवाब देने के लिए, आपको इस दुविधा से बाहर निकालने के लिए मैंने एक छोटे बच्चे को आपके साथ मुखातिब करवाना उचित समझा। छोटा बच्चा इसलिए कह रहा हूँ, सेकेंडरी क्लास पास की है, पॉकेट साइज जो बड़ा धमाका करके आया है, ICSE बोर्ड से 96% के साथ सेकेंडरी पास करने वाले नमन से मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ। नमन एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन छोटी सी उम्र में डिटर्मिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, कभी भी हम कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, तो डिटर्मिनेशन अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी डिटर्मिनेशन, आपके बिलीफ जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी सफलता की गारंटी उतनी ही है। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीनियर सेकेंडरी पास करते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से, साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से, और उसके बाद भी बड़ी दुविधा उनको होती है कि अब क्या किया जाए। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस खुलते भी हैं, लेकिन उन ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ को कितना वो कैच कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। नमन से मैं आपको मिलवा रहा हूँ। नमन इस बात को आपको बखूबी समझाएगा, बहुत क्लियरली आपके सामने ये बात रखेगा कि कैसे सब्जेक्ट चूज किए जाने में खुद के मन की सुनी जानी चाहिए। आपका मन क्या कहता है, आप क्या करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नमन, पहले तो नमस्कार कि आपने मुझे ये मौका दिया इस इंटरव्यू में शामिल होने का। और मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी स्ट्रीम जब चूज़ करते हैं आप 11th के बाद, तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ना कि आपको सोसाइटल प्रेशर जो है आ रहा है उसमें आपको कोई बोल रहा है कि आप IIT कर लो, आप नीट कर लो। वो ध्यान में ना रखते हो, आपको पहले ये देखना है कि आपको लाइफ में एटलीस्ट आपका लास्ट गोल है वो आपको किस फील्ड में जाके मिलेगा जी। तो उसमें मैंने जब आर्ट्स का चयन किया, मैंने उससे पहले दो चीज़ें और सोची। पहले ये कि मेरा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, और बचपन से ही जब मैं छोटा था तब से ही मेरा इंटरेस्ट था कि मैं पुलिस बनूं। पुलिस सेवा में, सिविल सेवा में मेरा बहुत छोटे समय में, मैं आपको बीच में रोकूंगा, बचपन में छोटे बच्चे गेम खेलते हैं, चोर पुलिस का, पुलिस सिपाही, ये वो, जैसे आपने कहा छोटे बच्चे के मन में होता है मैं पुलिस बनूं। तो ये पुलिस बनने का मतलब एक IPS अधिकारी बनने का सपना आप संजोए हुए हैं। UPSC आप क्रैक करना चाहते हैं, और UPSC में भी जाने के बाद आप चाहते हैं कि आप पुलिस सेवा में, पुलिस सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। तो ये इंटरेस्ट अपने आप में डेवलप कैसे होता है? बचपन से ही अब किसी को लगता है कि मैं डॉक्टर बन के मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, या किसी को लगता है कि बचपन में तो बच्चों को आता है कि गन मिलेगी पुलिस चलाएंगे, वो उसमें धूम धड़ाका, ये चीज़ें बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन शायद बचपन में बोल सकते हैं कि मेरे को भी शायद इससे इंटरेस्ट आया होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जाना कि पुलिस का नहीं ये काम होता है, वो कैसे सोसाइटी को हेल्प करते हैं, अभी कोविड में भी जैसे हमने देखा कि किस तरीके से उनने सब चीज़ें मैनेज करी, किस तरीके से देश को हमने संभाला है, पुलिस वालों ने सबने मिलकर पूरे देश ने सबको संभाला है। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए जब मैं धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ, चीज़ों को जाना, तब ये पता चला कि अच्छा इसके लिए UPSC एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसके लिए ऐसे पढ़ाई करनी होती है, इसके लिए ये चीज़ सिलेबस होती है इस चीज़ की। अच्छा, तो नमन आपको 96% सेकेंडरी में आए है ना? 96% मैं बोल रहा हूँ 10वीं ICSE बोर्ड में। CBSE बोर्ड में आजकल बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, स्टेट बोर्ड्स में आते हैं, ICSE बोर्ड का अपना एक स्टैंडर्ड है, और 96% मार्क्स गेन करना एक तरीके से अपने आप में बड़ी बात होती है। यार हमारे दौर में तो 2 साल में मिला के 96% नहीं आते थे। मतलब हम लोग जब पढ़ते थे, तो मैं मतलब एक तरीके से थोड़ा सा इसको एंटरटेनिंग मोड में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2 साल में भी लोगों को 96% नहीं आते थे। लोग सेकंड ग्रेड पास होते थे ना, सेकंड डिवीजन जो पास होते थे, वो भी ठीक ठाक समझ लेते थे अपने आप को कि हम ठीक ठाक हैं। खैर, हम लोग जब भी पढ़े सरकारी स्कूलों में, सिस्टम में, फर्स्ट क्लास पास हुए तो हमें एक अच्छा फील आता था। मतलब ऐसे गाँव में चारों तरफ इधर उधर चर्चे होते थे कि फर्स्ट क्लास पास हुआ है। 96% आए तो क्या आसपास के लोगों का, गली मोहल्ले कॉलोनी के लोगों का, रिलेटिव्स का, रिश्तेदारों का, या स्कूल प्रीमाइसेज में कुछ लोग जो आपके आसपास होते हैं, क्या उनका नज़रिया कुछ बदला आपको लेकर? वो नज़रिया तो पहले से ही, जितने भी मोहल्ले वाले थे, स्कूल वाले थे, सबको बहुत पहले से उम्मीद थी कि नहीं ये लड़का बढ़िया करेगा, इसके बढ़िया परसेंट आएंगे। और आने के बाद तो सबने प्यार दिया ही, सबने बहुत खुश भी हुए सब। लेकिन एक चीज़ जो है कि जितने मेरे टीचर्स थे उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि मैं आर्ट्स ना लेकर अभी मैं साइंस का चयन करूं, ताकि मैं IIT करूं या नीट करूं, कुछ ऐसा करूं। लेकिन मेरे को ये क्लैरिटी थी कि मुझे पुलिस सेवा में जाना है, और मेरे को लगता था कि अभी साइंस मैं ले सकता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट था इसमें।
लेकिन साइंस लेके मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं इसके ज़्यादा करीब जाऊंगा, लेकिन आर्ट्स लेके मेरे को लग रहा है कि मैं पहले से ही उस चीज़ की तैयारी करूं। जितना समय मैं इस चीज़ में आर्ट्स में दे सकता हूं उतना साइंस में शायद ना दे पाता। नहीं दे पाता। तो इसलिए मैंने आर्ट्स का चयन करा। और मतलब यूपीएससी की तैयारी आप करना चाहते हैं और आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, इसलिए आपने पहले ही वो चूज किया। हाँ जी। साइंस आप पढ़ते, उससे डिग्री करते हैं, कहीं किसी आईआईटी से डिग्री करते या एमबीबीएस की डिग्री करते और उसके ठीक बाद जाके आप सब ये करते, तब भी आपका कहना है कि आपको कम बैक करना पड़ता, वापस 11th 12th उसी स्टैंडर्ड पे आना पड़ता। अच्छा, नमन ने फ्लोरिटो बर्ड स्कूल सीकर में है, वहाँ से आईसीएसई बोर्ड का सेकेंडरी का एग्जाम दिया और अभी आप यूरो इंटरनेशनल स्कूल में आर्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट जहाँ तक मुझे पता है पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और जियोग्राफी है। तो ये छोटी सी उम्र में पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक सिद्धांत और पॉलिटिकल इश्यूज और कितनी सारी बातें ये आएंगी, कैसे अपनी इनमें से जो आने वाली बोरियत है उसको कम कर पाओगे? बोरियत इसमें पॉलिटिकल साइंस में जहाँ तक मेरे को लगता है कि बाकी जितने भी बच्चे हैं उनकी पॉलिटिकल साइंस में पहले से रुचि रहती है और उनका इंटरेस्ट अपने आप बन जाता है, क्योंकि इसमें आप जब पढ़ते हो और साथ में जब लाइव एग्जांपल्स देखते हो जो देश में भी चल रहा है उसको जब आप कनेक्ट करने लग जाते हो, साथ चीज़ें डेवलप होने लग जाती वो अपने आप इंटरेस्ट उसमें बन जाता है। और ये पॉलिटिकल साइंस तो बिल्कुल भी बोरियत का सब्जेक्ट है। कोई कभी आपसे ये कह दे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ पढ़ने वाला बच्चा, आपके दोस्त मिलते होंगे और वो स्ट्रीम चूज भी करेंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाला कभी आपको ये कहेगा कि नहीं मैं सुपीरियर हूँ, आप इंफीरियर, आप कैसे जज करेंगे और कैसे उसको रिप्लाई करेंगे कि नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी और मैथ पढ़ने वाला ही सुपीरियर नहीं होता? नहीं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई सुपीरियर की तो बात ही कहीं नहीं आती। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है बस वो पढ़ रहा है, वो सीख रहा है बस। इंटरेस्ट, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये चीज़ें तो मायने रखती नहीं इन चीज़ों में। और अगर वो ऐसा कहता है कि पीसीएम क्या है तो उसका या तो दो तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हो। या तो आप उससे बहस करने लग जाओ कि नहीं मेरा ऐसे हूँ, या फिर दूसरा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो मान ली जब रिजल्ट आएगा, जब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए मैंने जवाब देने की जिम्मेदारी वक्त को दे रखी है। मतलब मैं लोगों के कई बातों का जवाब नहीं देता, मैंने जवाब देने की जिम्मेदारी वक्त को दे रखी है। ऐसी एक थीम लेके आप चल रहे हैं कि कोई भी आपसे आर्गुमेंट करता है, इस चीज़ का करता है, तो इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि मैं आने वाले समय में इस बात का जवाब अपने रिजल्ट से दूंगा, अपने परिणाम से दूंगा, जैसा आपने दिया भी है। अच्छा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में भी एक दोयम दर्जा या फिर एक सेकंड लेवल का स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। जैसे हमारे टाइम में तो ऐसा होता भी था कि साइंस में कोई गया तो बड़ी इज्जत भरी नज़रों से लोग देखते थे, आर्ट्स में गया तो उसको थोड़ा सा बेगैरत नज़रों से लोग ऐसे देखते थे कि आर्ट सब्जेक्ट पढ़ रहा है, क्या ही होना है। तो ठीक है, अभी ये ट्रेंड बदला है और बच्चों में खुद में ये डिटर्मिनेशन आने लगा है। मैं खुद जब पढ़ता था तो हमें कभी भी ये नहीं पता था कि आगे क्या करना है और क्या करने से, जैसे जैसे होता गया हम करते गए। आज क्या कर रहे हैं वो सब आपके सामने है, लेकिन आजकल के बच्चों में इतनी छोटी उम्र में ही ये चीज़ पैदा हो जाती है, स्पिरिट पैदा हो जाती है, वो ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे आगे जाके ये सब करना है। तो पहले तो आपने जो चीज़ कही है कि आर्ट्स के लिए एक नेगेटिव बन रखी है थिंकिंग, नैरेटिव है, एक तरीके से नैरेटिव सेट किया गया, क्योंकि उनने कभी इसको देखा ही नहीं कि अंदर घुस के, कि बस बाहर से एग्जांपल्स देख लिए कि आर्ट्स लेके बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर इसके देखा ही नहीं कि इसमें कितने करियर ऑप्शंस हैं। और मैंने जितना एनालाइज करा है कि मेरे को जहाँ तक लगता है साइंस और कॉमर्स से भी ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास करियर ऑप्शंस जो कि आर्ट्स में खुलते हैं, क्योंकि आर्ट्स में इतने सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तो हर सब्जेक्ट से पता नहीं दो तीन आपके पास करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिसको आप गिन भी नहीं सकते एक बारी में कि आप कितने करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं आर्ट्स से। और दूसरा ये चीज़ है कि जब आर्ट्स की तरफ देखा जाता है इसमें 10th के बाद कि किसी को आप बताते हैं कि आर्ट्स लिए तो वो सिर्फ इतना, अगर किसी को पता हो वो सिर्फ इतना बोले अच्छा यूपीएससी करना है, लेकिन यूपीएससी ऑप्शन नहीं है। आप जैसे मीडिया कम्युनिकेशन, जितनी मास कम्युनिकेशन है, आप जियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ें में आर्ट्स काम आएगी, आर्ट्स में सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विस चलती है, जितने भी अपने जाने माने मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मंत्री हैं, मंत्रियों को कौन बताता है पीछे से, बैक एंड उनको इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? तुम ऐसा सीधा आरोप तो नहीं लगा रहा कि मंत्री हमारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं? खैर सच है, ये बहुत बड़ा सच है। 10% सिर्फ 10% जो मिनिस्टर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिक्स को चलाते हैं, इस देश की राजनीति को चलाते हैं, वो 10% ही पढ़े लिखे हैं। पूरा सारा गाइडलाइन उनको ब्यूरोक्रेट्स देते हैं। तो इस चीज़ में, और वो ब्यूरोक्रेट्स आप देखोगे तो वो किस फील्ड से निकल रहे हैं, बेसिकली आर्ट से निकल रहे हैं। तो ये एक आप अक्सर देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव वे में भी सोच सकते हैं आप आर्ट्स के लिए इस चीज़ को। छोटे बच्चे की तरह एक जवाब, मेरे सवाल का जवाब देना। पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, डिस्ट्रैक्ट आप होते हैं, डाइवर्जन भी कई बार आते हैं, दोस्त कहते हैं खेलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, और भी कई सारी तरीके के कंटामिनेशन सोसाइटी में आजकल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डाइवर्ट करती हैं। एक छोटा बच्चा कैसे सोचता है और कैसे मैनेज करता है इन चीज़ों को?
बिल्कुल ये सब दिक्कतें मेरे साथ भी आई थी बहुत समय तक, लेकिन मार पड़ी कभी घर पे? मार बिल्कुल पड़ती है, सबको पड़ती है। तो पड़ी है बिल्कुल, मार भी पड़ी है, डाँट भी पड़ी है, सब लेकिन चीज़ें वो करी मार और डांट वो वैसा ना जैसे डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। हाँ। और जो डिस्ट्रैक्शन है, जितनी प्रॉब्लम्स आपकी आप किसी गोल के लिए जो तैयारी कर रहे हो, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह जो आपके आएगी रास्ते में, मेरा मानना है आप पहले तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी अगर आप इनसे लड़ जाओ तो। इनको एक बार साइड में रख दो तो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ये आती है तो अपने आप को ये कह सकते हो कि ठीक है, ये सब चीज़ें अपन करेंगे, बिल्कुल करेंगे सब चीज़ें, लेकिन एक बार जो अपना गोल है वो अचीव कर लें। क्योंकि जितने भी आप अभी ये सेक्रीफाइसेस करोगे, हार्ड वर्क करोगे, वो चीज़ बाद में जाके वर्थ इट फील होएगी आपको। जब आप जैसे मेरी आप खुद का एग्जांपल दूं मैं, जैसे जनवरी में डिस्ट्रैक्शंस आती थी कि चलो दोस्त लोग खेल रहे हैं, उनके साथ भी खेल लूं, लेकिन मैं सोचा यार 2-3 महीने की और बात है, उसके बाद चाहे थोड़े समय अपन 1-1.5 महीने का ब्रेक मिलेगा, उस समय खेल सकते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आया तो उस समय फिर खुद पे पछतावा होएगा। हाँ, कि हमने जो सही टाइम हाँ, पे सही उसको काम यूटिलाइज नहीं करा। तो डिस्ट्रैक्शंस थोड़े हाँ। टाइम की होती हैं, क्षणिक होती हाँ, हैं। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्शंस आप एक और चीज़ से कम कर सकते हो कि आपका रीज़न क्या है उस काम को करने का। अगर ये चीज़ आपका सेंटर बन जाए, जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो आप उस पॉइंट पे जब वापस लौट आओ कि क्यों आपने स्टार्ट करा था इस चीज़ को, तो वापस अपने मैं नमन की इस बात को फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा। देखिए, एक बच्चे में ये भावना अगर डेवलप हो गई कि जब भी डिस्ट्रैक्शन आते हैं, जब भी आप भटकते हैं अपने मार्ग से, अपने रास्ते से, और आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि आपने शुरू ही क्यों किया था, आप इस फील्ड में आए क्यों थे। आप मेडिकल की तैयारी करने जाएं, आप आईआईटी की तैयारी करने जाएं, आप सिविल की तैयारी करें, आप किसी भी काम को करें, किसी भी काम को करने के लिए जब रास्ते में बीच पड़ाव हम होते हैं या मंजिल के आसपास होते हैं या मंजिल से बहुत दूर भी होते हैं, उन सभी परिस्थितियों में जब भी किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन कोई आता है, जब भी डाइवर्जन आता है और आप ये सोच लेते हैं यार ये काम मैंने शुरू क्यों किया था, पहले दिन मेरे में जो एंथुसियाज्म था, पहले दिन से जो मेरी इंस्पिरेशन थी, जो स्पिरिट मेरे में पहले दिन थी, वो अब क्यों नहीं है। अगर ये एक बार आप रिवाइज कर लें तो डेफिनेटली आप अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। ट्रैक पे। इतनी कम उम्र में ये मैच्योरिटी कहाँ से आई? मेरे को लगता है कि जब आप किसी गोल के लिए प्रिपेयर करते हो, कौन तो सिखाता है ये सब? मतलब इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आती है? हम लोग तो बहुत देर तक नहीं समझ पाए, अभी जाके कुछ थोड़ा समझने लगे। इसका रीज़न मैं देना चाहूँगा, मेरा पूरा श्रेय इसका देना चाहूँगा मैं अपने पिता को, क्योंकि मैं उनके साथ जब बैठता हूँ, उनके बात करता हूँ, तो वही चीज़ें उनसे सीखता हूँ ये चीज़ें। नमन एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि का बच्चा है। पिताजी बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस अपना देखते हैं। मदर टीचर हैं, शिक्षिका है। घर का बिल्कुल घरेलू माहौल, जैसा मैं कहूँ ना, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट जो होता है, आम घरों का जो माहौल होता है, उसी माहौल का है। लेकिन उस माहौल से निकल के भी आप अपने आप को अगर एक परफेक्ट जगह इस्टेब्लिश करते हैं, सेटल कर लेते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बेटा पहला पड़ाव पार हुआ है, सेकेंडरी क्लास आपने पास की है, उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी आएगी और उसके बाद में तैयारी, मतलब एक यात्रा शुरू होगी, एक जर्नी शुरू होगी और उस जर्नी में बहुत लंबा अपने आप को टिकाए रखना पड़ेगा। कभी ना कभी इमोशनल ब्रेकेज आते हैं, कहीं ना कहीं टूटता है आदमी, उतार चढ़ाव आते हैं, चीज़ें अप एंड डाउन कहीं ना कहीं होते हैं। क्या लगता है आपको कैसे हैंडल किया जाए? अब कभी बीच में लगा कभी इमोशनली टूटे? इमोशनली आया था जब 1 महीने पहले, बोर्ड से 1 महीने पहले की बात है, तब एकदम टेंशन आने लग गई थी कि अब बोर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप निराश ना होकर अपनी फैमिली वालों से बात कर लें, क्योंकि वही एक लास्ट सपोर्टर हैं जो आपको वापस ट्रैक पे आने में मदद करेंगे, और उनसे एकदम निष्कर्ष होकर पूरी प्रॉब्लम अपनी बताएं और ज़रूर उसका सोल्यूशन निकलेगा कोई ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अपने माँ बाप से, माता पिता के पास बैठ के, मदर फादर के पास बैठ के, अपनी फैमिली में बैठ के चीज़ें जो हैं वो क्लियरली डिस्कस करें, और जैसा आप जितना साफ सुथरा डिस्कशन करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन जो है वो आ पाएगा। क्योंकि दुनिया में आपका कोई वेलफेयर अगर कर सकता है तो वो आपके माँ बाप। दोस्तों, नमन से मैंने आपको इसलिए आज मिलवाया जिससे कुछ दुविधाएं जो होती हैं ना, जो लोग दुविधा में हैं, खुद बच्चे भी हैं, घर वाले भी हैं, सारा घर परिवार लगा है, और कई तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे रिश्तेदारों को भी टास्क दे रखे हैं कि बच्चे कितने मार्क्स आ गए, परसेंटेज आ गए, अब कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, बच्चे को क्या करवाया जाना चाहिए। जान पहचान के कई टीचर्स हैं, कई काउंसलर्स हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कई लोग हैं, सब लोगों को कह रखा है चारों तरफ कि क्या किया जाए, लेकिन बच्चे ने खुद डिसाइड कर लिया कि भले ही 96% आए, नीट और आईआईटी ही ज़िंदगी नहीं होती, उसी में जाना जरूरी नहीं होता, या फिर उसमें मेरा इंटरेस्ट तो है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि यूपीएससी की मैं तैयारी करूँ, सिविल सर्विसेज में जाऊँ, तो आर्ट्स चूज किया। इस वीडियो के माध्यम से मैं संदेश आप सबको यही देना चाहता हूँ। नमन से मैंने आपको इसीलिए मिलवाया कि आप अपने आप में एक डिटर्मिनेशन पैदा कर सकें, आप अपने अंदर ये भाव ला सकें कि खुद का मन जो कहता है ना, अपने मन का कहा अगर करोगे और करने के लिए जी जान से प्रयास करोगे, तो वही बात जो मैं बार बार कहता हूँ, प्रकृति पूरी शिद्दत से, कायनात पूरी शिद्दत से आप
को वो सब चीज़ें ला के देने की, वहाँ तक पहुँचाने की एक तरीके से साजिश करती है, साजिशें करती है। जैसा वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है, तुम्हें ज़्यादा अच्छा पता होगा किसका है? हाँ, शाहरुख खान का। कौन सी फिल्म का है? फिल्म का नहीं ध्यान मेरे को, लेकिन शाहरुख खान का हाँ, dialogue शाहरुख खान का एक डायलॉग है, प्रकृति या तो सारी कायनात तुम्हें उनसे मिलाने की साजिश करती है, ऐसा ऐसा कुछ है। खैर ये सब तो और बातें हैं। मैं नमन जो 96% के साथ ICSE बोर्ड से पास हुए हैं और सब्जेक्ट चूज करने की अपनी जो दुविधा है उसको पूरी तरीके से खारिज करते हुए आर्ट सब्जेक्ट आपने चूज किया। कई सारे बच्चों के लिए अपने आप में इंस्पिरेशन की बात है। साधारण पृष्ठभूमि के लोग भी बड़ा सोच सकते हैं, आगे जा सकते हैं कि एक मैसेज और संदेश आपको है। मैं उम्मीद करता हूँ नमन कभी अपन फिर मिलें मेरे बुढ़ापे के दौर में। क्या तब तक आ ही जाएगा जब तक तुम IPS बनोगे। बिल्कुल। और मेरी उम्मीद ये है कि कभी जब तुम IPS बन जाओ तब तुम्हारा इंटरव्यू में जरूर दूँ। बिल्कुल। आज एक मैसेज स्प्रेड करने के लिए, एक मैसेज बच्चों को देने के लिए कि सब्जेक्ट चूज करने में किसी तरीके की हेजिटेशन नहीं रखें, और तब सोसाइटी को एक मैसेज ये फिर देने के लिए कि देखिए डिटर्मिनेशन के साथ आदमी आगे बढ़ता है तो आगे जाता है। तो हम इस छोटे से नमन की बड़ी जिंदगी की कामना करते हैं। मैं MM बल्डोदिया नमन के साथ अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।